आज हम लोग देखेंगे सेट 6 का दूसरा भाग। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सेट 1 में 20 क्वेश्चन। ये वर्णनात्मक क्वेश्चन है और इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये जो अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, ये अंडर रूट क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है, हर एक पेपर में मिलेगा। या तो अंडर रूट 2 देगा, या अंडर रूट 3 देगा, या अंडर रूट 5 देगा। इन तीनों में से देता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5। या तो आपको ऐसे प्लस के रूप में देगा कि 5 प्लस अंडर रूट 3 बताइए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन आसान होते हैं, केवल इसमें ज़्यादा शब्द लिखना पड़ता है और लिखने वाला जो काम होता है वो आप लोग को करना ही पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा बोर्ड में। तो सबसे पहले जो चीज़ कहेगा कि यह अपरिमेय है तो हम इसको पहले मानेंगे कि ये परिमेय है। पहला काम यही होगा, बोल देंगे कि माना ये परिमेय संख्या है। और जो परिमेय होता है उसको हमेशा बटे के रूप में लिखते हैं। बटे के रूप में लिखेंगे तो बटा माने P बटा Q या A बटा B। जहाँ A बटा B मानते हैं तो बोलेंगे A और B क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और B 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो सबसे पहले जिसको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि माना, पहले इसको मान लेंगे कि माना ये जो वैल्यू है जो दिया है 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग बोल देंगे कि एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग बोलेंगे कि एक परिमेय संख्या है। और इतना याद रखना कि जो परिमेय संख्या होता है, यदि जो भी परिमेय संख्या होता है वो बटे के रूप में लिखा जाता है। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये बटे के रूप में लिखा जाएगा। इसको A बटा B की जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, क्योंकि इसको बोल दिया गया है कि ये जो चीज़ है ये परिमेय है। यदि ये परिमेय है तो ये बटे के बराबर होगा, A बटा B। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर होगा। इसके बाद जहाँ A और B ये लिखना पड़ेगा आपको कि जहाँ A तथा B, A तथा B जो है वो A तथा B धनात्मक पूर्णांक है। A तथा B क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक है। और ये भी लिखाना पड़ेगा कि B नॉट इक्वल टू 0, B 0 को बराबर नहीं है, क्योंकि B 0 हो जाएगा, हर ही 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद देखो कुछ नहीं करना है, केवल ये जो 5 है 5 को तुम इधर लेकर आ जाओ। 5 इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। A बटा B माइनस 5, उधर क्या बच जाएगा अंडर रूट 3। चाहो तो तुम एलसीएम ले लो, यदि एलसीएम लेते हो तो B क्या होगा एलसीएम, यहाँ B से B कट जाएगा A और यहाँ B पहुँच जाएगा तो 5B बराबर क्या अंडर रूट 3। अब देखो क्या चीज़ लिखेंगे यहाँ तक करने के बाद। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि A और B, पहले से हम जानते हैं कि A और B क्या है, परिमेय संख्या है। और यदि 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इधर से हम लोग ये चीज़ देखें, या इसी को यहीं पर प्रूव कर सकते हैं, यहीं पर बोल सकते हो कि A बट्टा B क्या है, परिमेय संख्या है। और आप सबको पता है कि 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप बोलेंगे जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या मिलता है। यदि कोई परिमेय संख्या में से, जैसे कोई नंबर है, यदि 2 है और 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 2, जो कि परिमेय संख्या है। 1 बट्टा 2 में से आप 1 बट्टा 3 घटाइए का 1 बट्टा 4 घटाइए तो भी क्या बचेगा 1 बट्टा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। 1 बट्टा का क्या बचेगा 4, 1 बट्टा 4 बचेगा। ठीक है। अब जब ये एक परिमेय संख्या में से किसको घटाया जा रहा है, एक परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते तो क्या बचता है परिमेय संख्या। तो यहाँ दिखाएंगे कि A बट्टा B परिमेय संख्या है तथा 5 भी क्या है परिमेय संख्या है। तो जब बाएं तरफ परिमेय संख्या है तो दाएं तरफ भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। किंतु हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि A B तथा A कामा B तथा कौन 5, ये तीनों क्या है, तीनों एक कौन सी संख्या है, तीनों एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ये है परिमेय संख्या। जब इधर का ये परिमेय संख्या है, जब इस साइड का क्या हो गया परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे ये परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए अंडर रूट 3 भी क्या होना चाहिए परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। बोलेंगे परिमेय संख्या होना चाहिए। किंतु आपको पता है, किंतु क्या है, यह संभव नहीं है। आगे लिखेंगे यहाँ पर
किंतु यह संभव नहीं है। हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बोलेंगे नीचे किंतु यह संभव नहीं है, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या में कोई भी नंबर जोड़े या कोई भी नंबर घटाए या कोई भी नंबर गुणा करे या कोई भी नंबर भाग करे, उन चारों कंडीशन में अपरिमेय संख्या मिलता है। यदि इधर हम लोग प्रूव किए ना, ये वाला चीज बोले हैं कि इधर का चीज क्या बन चुका है, परिमेय, तो इधर का भी चीज क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। जब बाया परिमेय हो चुका है तो दाया भी परिमेय होना चाहिए। किंतु हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो कोई भी अपरिमेय संख्या में, ये अपरिमेय संख्या है ना, इस अपरिमेय संख्या में क्या किया गया है, 5 जोड़ा गया है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ दी जाती है तो खुद बन जाता है क्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आपको लिखना होगा कि हम लोग बोलेंगे √3 भी परिमेय होना चाहिए, किंतु ये संभव नहीं है। हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या में कोई नंबर जोड़ा जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। अतः इसलिए ये 5 प्लस √3 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप लिखना देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल से या इस तरह भी लिखेंगे तो आपको नंबर कटेगा नहीं। और एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में आप देखेंगे तो ज़्यादा एग्जाम्पल भी पूछता है, और एग्जाम्पल में जैसा लिखा होगा NCERT की बुक में वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और मान जो दिया है उस मान को देखेंगे तो मान आपको दिया है काश ए बराबर दिया है √3/2। जब इधर काश है तो उधर भी हम काश का मान ही खोजते हैं। तो हम ये देखेंगे कि √3/2 काश में किसका मान होता है। तो याद है कि काश 30 का मान होता है, तो काश लिखेंगे उधर 30, इधर भी काश है पहले से, काश इधर ए है, उधर आ जाएगा काश 30। तो काश से काश हट जाएगा तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ये मान आ जाएगा। तो ए का मान आ गया, और ए का मान कहाँ भर देंगे, जो मान पूछा है आपसे। तो मान पूछा है आपसे sin 2a का मान पूछ दिया है कि sin 2a का मान क्या होगा। मान भरेंगे हम लोग 2 गुणे a की जगह पर 30, और 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। और sin 60 का जो मान आपको याद होगा वो होता है √3/2। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ, हम लोग इधर लिखेंगे आप लोग बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का क्या बोला है, बेलन का आयतन का 2 गुना, 2 से गुणा कर देंगे। देखो बेलन का आयतन का क गुना, 2 गुना, बेलन का आयतन का 2 गुना, बेलन के वक्र पृष्ठ क्या बोला है इधर, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ और इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपको प्रूव करके लाना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 गुणे जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। यदि बेलन की त्रिज्या r हो और इसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन होता है πr²h। अब देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh। अब गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कह दिया तो त्रिज्या क्या कर देंगे r। अब देखिए यहाँ से 2 से इसमें गुणा होगा तो ये लिखेंगे 2πr²h, इसमें r में r का गुणा होगा तो ये होगा 2πr²h। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही क्या आया है, राइट हैंड साइड में आया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं। देखो लड़की तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये माध्यिका का है, तो आपको ये देखने को मिलता है या तो माध्य क्वेश्चन आएगा, या तो माध्यिका आएगा, या तो बहुलक आएगा, या तीनों पूछ देता है, या 2 दे देता है। ये फिक्स है कि माध्य माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन आना ही है। तो जब आएगा तो हम लोग सबसे पहले माध्यिका यदि आता है तो संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। यदि माध्य आता है तो एफ आई और एक्स आई निकालते हैं, और बहुलक आता है तो उसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती है, कोई आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप निकालते हैं। आप दिया होता है F0, F1 और F2 आपको दिया रहता है, और तीनों के साथ वैसे ही हल कर लिया जाता है। जब बहुलक बोलता है तो बहुलक में F0, F1 और F2 निकालते हैं, और माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालते हैं, और समांतर माध्य में XI, FI निकालते हैं। और ये तीनों देखिए जब यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि माध्यिका बताइए, तो इसके लिए आपको सारणी एक अलग से बनानी पड़ेगी। ये जो सारणी हम लोग बनाते हैं, देखो अलग से जब सारणी हम लोग बनाते हैं, ध्यान दो, इस सारणी में आपके पास जो होता है पहले दे दिया जाता है वर्ग अंतराल। ये आपको दिया है, ये पहले भाग में क्या दिया है आपको, वर्ग अंतराल दे दिया है। यहाँ पे वर्ग
और अंतराल। तो वर्ग अंतराल आपको दिया रहता है, फिर इधर आपको बारंबारता दिया है, इसमें बारंबारता दिया रहता है। अगला हमको निकालना रहता है संचयी बारंबारता। ये जो निकालते हैं हम लोग संचयी, संचयी उसके बाद क्या लिखते हैं बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। 0 से 10 दिया है, 10 से 20 तक दिया है, फिर 20 से 30 दिया है, फिर 30 से 40 दिया है, उसके बाद 40 से 50, बस यहीं तक है, 40 से 50 तक है। अब देखिए इसमें आप लोग यहाँ देखिए बारंबारता, बारंबारता 2 दिया है, फिर 8 दिया है आपका, फिर 30 दिया है, उसके बाद 15 दिया है और लास्ट में क्या दिया है 5। इन सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर 40 आएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 40। ये आ गया सबको। चलो वो तो काट देंगे हाल। चलो सबको जोड़ने पर देखेंगे तो जोड़ने पर 60 आएगा। और देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये तो जोड़ लोगे। संचयी बारंबारता एकदम आसान, मतलब आसान तरीके से निकाला जाता है। पहला नंबर जो रहता है तो पहला नंबर वैसे लिख दिया जाता है। पहला नंबर 2 है तो पहला नंबर वैसे लिख देंगे। पहले में दूसरा जोड़ते हैं तो 2 में 8 जोड़ेंगे, तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर ये 10 में अगला नंबर जोड़ते हैं तो 10 में 30 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 40। फिर अगला में 40 में अगला नंबर जोड़ते हैं तो 40 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। फिर 55 में 5 जोड़ते हैं तो 55 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। इसीलिए सबको जोड़ने पर कितना आया 60। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 30। जो सबसे बड़ा रहता है वो बन जाता है यप। जो सबसे बड़ा रहता है क्या होता है यप। इसके जस्ट सामने का एक ऊपर वाला ये हो जाता है सी यप। ये हो जाता है क्या हो जाता है सी यप। इसके सामने का ये जो चीज हो जाता है क्या हो जाता है यल। ये सामने का क्या हो जाता है यल। तो यल हो जाएगा जो सबसे बड़ा यप हो जाएगा। सबसे बड़ा के सामने का एक ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी यप। में अंतराल 10-10 का है। कितना का अंतराल है 10-10 का। तो यच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। यच जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 10। अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला माध्यिका का लगाएंगे। तो माध्यिका का फार्मूला देखिए क्या होता है यल प्लस n/2 माइनस के सी यफ बट्टा के यफ गुड़े के यच। ये फार्मूला होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी यफ बट्टा के यफ और गुड़े के यच। ये फार्मूला होता है। तो हम वैल्यू भरते हैं तो वैल्यू देखेंगे यल, यल माने कितना का यल देखेंगे तो यल कितना है 20। फिर भरेंगे यन, तो यन कितना है 60 बट्टा के 2 माइनस के सी एफ। तो सी एफ देखेंगे तो सी एफ कितना है सी एफ है 10। यहाँ सी एफ को जब रख देंगे 10 बट्टा एफ। तो एफ आपका है 30 गुड़े एच है 10। यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो ये आधा आएगा 30 आएगा, 30 आएगा ना। अब 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना होगा 20। यहाँ से आपका हो जाएगा सीधे देखिए 20 प्लस यहाँ ऊपर हो जाएगा 20 गुड़े 10 और बट्टा के 30। अब हम लोग काम कर सकते हैं 1 0 से 1 0 काट लो और यहाँ ऊपर आपका हो जाएगा 20 प्लस 20 बट्टा 3। आप क्या कर सकते हैं या तो एलसीएम ले लीजिए या इसमें भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो 20 में 3 का भाग दे देंगे, 20 में 3 से भाग देंगे तो ये होगा 3 छक्के 18 और उसके बाद दशमलव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 2 बचेगा 3 छक्के 18। फिर ऐसे ही 6 6 आता रहेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर जोड़ के लिखिए 20 प्लस ये कितना आएगा 6.6 आएगा 6.67 लिख सकते हैं। तो 20 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26.67। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है माध्यिका निकालना। तो बस माध्यिका आप एक संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन अंतःविभाजन। अंतःविभाजन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि जब किनारे किनारे 2 बिंदु दिया हो, किनारे किनारे बिंदु दिया हो, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 बिंदु है इतना इतना दोनों किनारे पर है। इस किनारे पर जो है 1,7 है और उस किनारे पर जो दिया है 4,-3 है। दोनों किनारे किनारे पर दे दिया है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है बी है। दोनों किनारे पर बोल दिया है। आपसे बोला है कि इसके अंदर किसी बिंदु पर तीसरा बिंदु है, इसके भीतर एकदम बीच में नहीं है क्योंकि वो दिया है 2 संबंधित 3, मतलब इधर थोड़ा पहले होगा क्योंकि इधर पहले इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये बड़ा होगा क्योंकि 3 है। देखिए ये थोड़ा छोटा होगा और ये बड़ा होगा। 2 संबंधित 3 के अनुपात में काट रहा है। तो तीसरा कोई बिंदु है, ये नहीं पता है कि तीसरा कौन सा बिंदु है, तो हमको नहीं पता है तो ये हम सी मान लेते हैं और इसका निर्देशांक यक्स का क्या ले लेते हैं वाई। देखो फिर
इस किनारे पे दिया है, उधर उस किनारे पे दिया है। आपको बोला है कि अंतर विभाजन कर रहा है, दो संबंध है 3 में, पहले 2 है फिर क्या है 3 है। तो 2 देखो, 2 छोटा होगा तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, और ये बड़ा होगा तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, ये वाला चीज क्या होगा, इसमें अंतर विभाजन आपको निकालना है। तो आप फार्मूला आपको याद ही होगा, फार्मूला यक्स बराबर जो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे होता है m1 प्लस m2। और ऐसे ही y के बारे में लिखते हैं, y बराबर जो फार्मूला होता है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे होता है m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। अब हम वैल्यू भरेंगे। जब वैल्यू हम लोग भरते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1, ये होगा y1, बीच x y दिया है, ये होगा x2 और ये होगा y2, और आपको यहाँ पे दे दिया m1, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, दोनों दे चुका है। अब वैल्यू हम लोग भरते हैं। x बराबर हम देखेंगे m1 का मान 2 है, m1 2 रख देंगे गुणे, x2 देखेंगे तो x2 4 है, प्लस m2 तो m2 3 है, और x1 देखेंगे तो माइनस के 1 है। उसको देखिए m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और 3 कम 3, तो 8 में से 3 घटेगा तो ये बचेगा 5, और 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1, तो x का मान 1 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही निकालेंगे y वाला, तो y वाला निकालेंगे तो m1 देखेंगे तो m1 के वैल्यू 2 है, उसके बाद गुणे y2 का वैल्यू जो है माइनस के 3 है, और m2 देखेंगे तो m2 आपका है 3, और उसके बाद गुणे y1 देखेंगे तो y1 के वैल्यू है 7, और नीचे आप लिख देंगे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर, ये होगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये होगा 7 तरीके 21, और ये हो जाएगा 3 2 5, 21 में से 6 घटेगा तो यहाँ बचेगा 15, तो y बराबर हो जाएगा 15/5, 5 से काट देंगे तो y बराबर 5 तिहाई 15, तो ये एक x का मान और एक क्या हो जाएगा y का मान। तो आपसे यही पूछा है कि निर्देशांक बताना है, तो निर्देशांक आप लिखेंगे x का मान y, और इधर लिख देंगे x की जो वैल्यू आई है 1 और y की जो वैल्यू आई है 3, यहाँ पे लिखेंगे आप निर्देशांक कितना आएगा x का मान y। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें तीनों एक ही रेखा पे हैं, ये आपका स्टार बना हुआ है, के किस मान के लिए तीनों एक ही रेखा पे होंगे। तो बता दे रहे हैं कि जब तीनों एक ही रेखा पे होते हैं तो संरेख बोला जाता है। जब 3 बिंदुएं एक ही रेखा पे होते हैं तो क्या बोला जाता है संरेख। और संरेख का मतलब जब 3 बिंदु एक रेखा पे हो जाएंगे, तीनों लाइन एक ही मतलब तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे है, तो त्रिभुज तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए तीनों इधर उधर होने चाहिए। जब तीनों बिंदु इधर उधर होगा तभी तो तीनों को मिलाएंगे, इस तरह तीनों को मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा। और जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हो जाएंगी तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, इसलिए इसका बोला जाएगा इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा 0। यदि नाम दे दें यहाँ पर A और यहाँ दे दें B और यहाँ दे दें C, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज तो बना ही नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 0। और फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है 1/2, उसके बाद होता है x1 y2 माइनस y3, फिर होता है प्लस x2, उसके बाद हम लोग लगाते हैं y3 माइनस y1, उसके बाद होता है प्लस x3, और ये होता है y1 माइनस y2। ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। इधर हम लोग देखेंगे तो कौन सा कौन वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3 और ये होगा y3। अब वैल्यू भरते हैं हम लोग 1/2, उसके बाद रखेंगे x1, तो x1 देखेंगे तो x1 आपका है k, उधर बाद देखिए y2, तो y2 आपका 1 है, y3 5 है, उसके बाद x2 देखते हैं तो x2 2 है, उसके बाद y3, तो y3 5 है, माइनस y1 माइनस हो है तो माइनस माइनस क्या होगा +1, और x3 4 है, उसके बाद देखेंगे y1, तो y1 आपका माइनस है, और y2 देखेंगे तो y2 आपका -1 है बराबर 0। और देखिए ये जो 1/2 है, 1/2 को 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए 1 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा -4k, ये होगा 5 1 6, और ये हो जाएगा 6 दूना के 12, और ये -1 -2 -2 का 4 में होगा तो -4 दूना के 8 बराबर क्या लिख देंगे 0। तो देखिए यहाँ से -4k और 12 में से 8 घटेगा तो ये बचेगा 4 बराबर 0, और 4 को आप उधर लेके जाइए तो -4 के बराबर लिख सकते हैं, 4 उधर जाएगा तो -4,
माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 1। तो ये के का मान 1 आ जाएगा इसका आंसर। ये ग्राफी विधि नहीं आएगा आपका, ठीक है, इसमें आपको नहीं करना है। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन बोलता है कि दो अंकों की बनी संख्या। तो अंक माने होता है इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक। तो हमेशा यदि दो अंकों की संख्या लिखना हो, देखो दो अंकों की संख्या जब हम लिखते हैं, दो अंकों की संख्या, उसमें इकाई होता है और क्या होता है, दहाई होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 10x प्लस क्या लिखते हैं, y। जो 10 के बगल में होता है वो दहाई वाला होता है, जो अकेले होता है इकाई वाला होता है। तो इसमें जो इकाई वाला अंक है वो है y, जो इकाई है वो है y, और जो दहाई है, जो यक्स के बगल में दहाई वाला कौन है, यक्स। जो 10 के बगल में होता है दहाई होता है, जो अकेले होता है इकाई होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, अंक माने एगो अंक है इकाई और यक्स है, एगो अंक है y। पहला अंक है यक्स, दूसरा अंक है y। तो कह रहा है इनके अंकों का योग माने दोनों को यक्स प्लस y बराबर जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9। समीकरण नंबर क्या बना के छोड़ देंगे, 1। कहा है कि संख्याओं का योग नहीं बोला है, संख्या का योग नहीं, अंकों का योग। अंक माने इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। फिर अगला, फिर से आगे क्या बोला है, यदि इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, संख्या के अंक को पलटेंगे, भाई संख्या है 10x प्लस y, लेकिन अंक को पलटना है, मतलब कि जहाँ पे x है ओजा लेके जाना है y, और जहाँ y है ओजा लेके जाना है x। कह रहा है कि अंकों को यदि पलट दिया जाए तो नई बनी वाली संख्या, जो अंकों को पलट देते हैं तो जो नया संख्या बनता है वो पहले वाली संख्या प्रारंभिक संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है। तो देखिए 27 अधिक है कौन, जो नई वाली संख्या है। नई वाली संख्या जो है, कह रहा है कि जो अंकों को पलट देते हैं तो नई बनने वाली संख्या जो है प्रारंभिक पहली वाली संख्या से कितना अधिक है, 27। तो नई संख्या जो बनेगी देखिए कैसे बनेगी, 10। नई जो संख्या होगी, अंक को पलटना है तो 10 के बगल में कौन था, यक्स था, तो यहाँ पे लेकर हम लोग आएंगे y, और जहाँ y था वो क्या भेज देंगे, यक्स। अंक पलट चुका है, जब अंक पलट चुका है तो कह रहा है अंकों को पलटने के बाद ये जो संख्या आई है, जो पुराने वाली संख्या है, तो पुरानी तो ये संख्या है, तो पुरानी जो संख्या है वो है 10x प्लस y। कह रहा है कि पुरानी वाली संख्या से कितना अधिक है, 27। पुराने वाली संख्या से प्लस क्या जोड़ देंगे, 27 अधिक है कौन, ये वाला जो संख्या बोला है, ठीक है जी। कह रहा है कि अंकों को पलट देते हैं तो जो नई संख्या आ रही है पुराने वाले से कितना अधिक है, 27। अब कुछ नहीं करेंगे, उसको इधर लेकर आएंगे। पहले y वाला लेकर आओ, सब दोनों को लेकर आओ, इन दोनों को लेकर आते हैं। तो इधर है 10y प्लस x, y आएगा तो माइनस के 10x हो जाएगा, y आएगा तो माइनस के y हो जाएगा बराबर के 27। यहाँ से हो जाएगा 10y में से 1y घटेगा तो बचेगा 9y, और 10x में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 9x बराबर के 27। 9 कॉमन कर लेंगे, 9 जब कॉमन होगा तो 9 से 9 कटेगा, y बचेगा, 9 से 9 कटेगा, x बचेगा, बराबर हो जाएगा 27। 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि y माइनस x बराबर आपका हो जाएगा 3, और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। एक आपका समीकरण नंबर 1 और वो बन गया समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ देना है, x प्लस y को y प्लस x भी लिख सकते हो। ये जो x प्लस y है तो क्या लिख सकते हैं, y प्लस x बराबर कितना है, 9। और ये वाला देखो ये क्या है, y माइनस x बराबर कितना है, 3। जोड़ने पर कौन कटेगा, x ये कट जाएगा, और y जोड़ के कौन y, 2y, 9 3 हो जाएगा 12, और 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 छके 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 आपके पास है x प्लस y बराबर है आपका 9। तो यहाँ भरेंगे x प्लस 6 भरेंगे, और 6 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर 9 में से 6 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 3। तो इकाई आ गया, दहाई आ गया। अब संख्या लिखेंगे, तो देखिए संख्या क्या होगा। संख्या जो शुरू में आप माने थे, क्या माने थे, देखिए संख्या लिए हैं 10x प्लस के y। यहाँ लिखेंगे 10, और x के जगह पर कितना आया है, 3, यहाँ 3, और y के जगह पर कितना आया है, y की जगह पर 6। तो ये हो जाएगा 10 तिहाई 30, और 30 और धन कितना हो जाएगा 6, 30 से 6 36। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कोई भी लड़का एकदम इसको बहुत जल्दी कर सकता है। केवल समरूप दिखाना है, तो समरूप दिखाने के लिए 2 कंडीशन चाहिए।
और दो कंडीशन केवल क्या होता है, उनमें दोनों कोण क्या हो, समान हो। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो मात्र आप दो कोण ढूंढिए कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण क्या मिल जाए, समान। यदि दो कोण समान मिल जाता है तो बोल देते हैं हम लोग समरूप है। और इसमें देखिएगा इस दोनों में 90 बना हुआ है, दोनों त्रिभुज में 90 बना हुआ है। तो एक तो आपको मतलब पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि जो पहला त्रिभुज है AEC, देखिए AEC, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 90 है। यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि इस त्रिभुज में 90 बना हुआ है। यहाँ पे किस त्रिभुज में, जो बोला है AEC, इसमें 90 बना हुआ है। दूसरा बल देखिए ADB, तो A उसके बाद D और उसके बाद क्या है B, क्योंकि यहाँ लंब है तो लंब का क्या रहता है 90, तो इसमें भी क्या बना हुआ है 90। तो दोनों वाले में 90 बना हुआ है। और दोनों त्रिभुजों में A कॉमन होगा, A उभयनिष्ठ होगा। देखिए A उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में भी आएगा AEC में A का नाम आ रहा है, A रहेगा, और इसमें देखिएगा ADB में A आ रहा है। तो आपको समरूप दिखाने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए कि दोनों कोण क्या हो जाए, बराबर। तो दोनों में A, दोनों में सेम क्या मिला 90, और दोनों में A क्या मिला, उभयनिष्ठ कॉमन। तो दो चीज मिल गया, आप समरूप दिखा सकते हैं। तो इसको समरूप दिखाना है। देखिए इस त्रिभुज क्या नाम है, दोनों त्रिभुज का त्रिभुज AEC तथा दूसरा त्रिभुज बोलेंगे, दूसरा त्रिभुज का जो नाम है त्रिभुज ADB में। हम लोग बोलेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें भी 90 बना हुआ है, इसमें भी 90 बना हुआ है। तो पहले आई वाला एंगल लिखेंगे A, और उसके बाद है E, उसके बाद है C, AEC बराबर, इसमें 90 वाला दिखा रहे हैं, जो 90 लिख रहे हैं उसको बीच में लिख रहे हैं AEC, और फिर इसको दिखाएंगे तो ADB लिख देंगे, एंगल ADB बराबर हम लोग लिख देंगे कि कितना है, समकोण है, 90 डिग्री बना हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे ये चीज़ क्या है, समकोण है। फिर उसके बाद दिखा देंगे दोनों में एंगल A क्या है, कॉमन है, एंगल A बराबर दोनों में एंगल A क्या है, कॉमन है। आप लोग बोल सकते हैं दोनों में क्या चीज़ आ रहा है, कॉमन। तो केवल आपको दो ही चीज़ तो चाहिए समरूप दिखाने के लिए, दो कोण बराबर हो गए तो इसको समरूप दिखा देंगे। त्रिभुज AEC समरूप है किस त्रिभुज के, AD और B के, किससे, एंगल से। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य, फिर बोले समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों में क्वेश्चन पूछता है और तीनों आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए आप लोग को यहाँ बनाना पड़ेगा, और जब ये सारणी आप लोग बनाएंगे तो इसमें देखिए क्या क्या बनाना आपको है। सबसे पहले आपको लिखना है आपको वर्ग अंतराल। पहले वाले में आप लोग लिखते हैं कि वर्ग अंतराल, जब लिखेंगे आप लोग देखिए वर्ग अंतराल, पहले में वर्ग अंतराल हो जाएगा। दूसरे में आप लिखेंगे बारंबारता, तो जो आपका बारंबारता दिया है दूसरे वाले में हम लोग लिखते हैं बारंबारता। तीसरे में हम लोग लिख देते हैं XI, और चौथे वाले में हम लोग लिख देते हैं FI XI। यहाँ लिख देते हैं FI और उसके बाद लिखते हैं XI, और बारंबारता को लिखते हैं हम लोग FI। जो बारंबारता होता है क्या होता है, FI होता है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग देखते हैं कितना है, ये है 0 से 10, फिर है आपका 10 से 20 तक है, फिर 20 से 30 तक है, 30 से 40 है, और 40 से 50 तक बना हुआ है, 40 से 50 तक है। यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे। और नीचे देखिए, नीचे अब सबसे पहले ये जो बारंबारता दिया है उसको लिख लेते हैं। तो बारंबारता आपको दिया है 5, 12, 25, और उसके बाद है 10 और है 8। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, यदि सबको जोड़ें तो ये 60 के बराबर आता है। यदि सबको जोड़ा जाए तो ये जो चीज़ आएगा वो आएगा 60, जोड़ने पर 60 आ जाएगा। अब हम लोग निकालना होता है माध्यमान, XI को क्या बोलते हैं, माध्यमान। और माध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 5। तो हम लोग भाग दे के निकालते हैं, जोड़ के 2 से भाग देते हैं। फिर 10 और 20, 30 का आधा आपका हो जाएगा 15, फिर ऐसे आ जाएगा 25, फिर आपका हो जाएगा 35, फिर आपका हो जाएगा 45। ये जो चीज़ आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 15 में 12 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा, फिर 25 में 25 का करेंगे तो 625 हो जाएगा। इसके बाद 35 में करेंगे तो 350 हो जाएगा। इसके बाद जब गुणा करेंगे तो 45 में तो 8 × 5 = 40, 0 4 8 चौको 32 4 36 हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा। अब हम सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI और क्या लिखेंगे, XI। देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, सिग्मा FI और क्या लिखेंगे, XI। इधर से जोड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले इधर जोड़ेंगे 5,
और 5 10, 10 की इधर लिख देंगे 0, 5 और 5 क्या लिख देंगे 10, ये वाला 5 और ये वाला 5, 10 के 0। फिर अगला जोड़ेंगे ये 2, उसके बाद 8 10, 10 2 12 और 12 5 17 और 17 के बाद आपका हो जाएगा 6 23 और 23 एक हो जाएगा 24, 24 के 4 हासिल 2। फिर देखिए अगला जब जोड़ेंगे तो 1 और 6 7 और 7 3 10 और 10 3 13 और 13 2 15, तो यहाँ से हो जाएगा 1540। क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हम लोग फार्मूला सीधे लिख देंगे। तो फार्मूला जो कहता है कि समांतर माध्य का डायरेक्ट जो फार्मूला आपका आता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और क्या होता है एक्स आई, और नीचे लिखते हैं सिग्मा के एफ आई। ये फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा के सिग्मा एफ आई। और समांतर माध्य को दिखाते हैं एक्स पर बार से। किसे दिखाते हैं एक्स पर बार लिखे। तो देखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया है 1540 आया है और नीचे आपका है 60। अब इसको हमको काटना है, तो जब हम काटेंगे तो पहले तो 0 से 0 ही काट लेते हैं, 0 से 0 काट देंगे। अब क्या कर सकते हैं 2 से काट दीजिए, 2 3 6, फिर 2 से काटिए 2 से 14 और फिर 2 से 14, ये आएगा 77 बट्टा के 3। इसमें भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे 77 बट्टा 3 में तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, यहाँ से हो जाएगा 1, 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 3 छके 18। तो इसको लिख सकते हैं 25.6, 18 होगा, फिर से आपका 2, फिर से 18 मतलब 6 आएगा, तो इसको 6 7 भी लिख सकते हैं, या 25.66 या 25.67, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी ये बस बहुलक ही बचा था, इससे पहले माध्यिका आया, फिर माध्य आया, अब बहुलक का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए तीनों रिपीट हुआ है, तीनों बड़ा में देता है माध्य माध्यिका बहुलक, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम आएगा ही आएगा। तो इसका फार्मूला भी याद रखिए और लगाने का तरीका भी याद रखिए। देखिए हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 8 है, तो सबसे बड़ा 8 जो होता है उसी को क्या लिख देते हैं F1। इसके पीछे वाला पीछे 0 होगा, इसके पीछे जो होता है 0 वाला होता है, इसके आगे जो होता है 2 वाला होता है, क्योंकि स्टार्टिंग होता है 0 1 2, ऐसे स्टार्टिंग होता है 0 1 2। और जो सबसे बड़ा होता है इसके सामने जो होता है वो होता है यल। अब सूत्र सीधे हम लोग लगा देंगे बहुलक का। तो देखिए बहुलक, तो बहुलक बराबर आप लोग लिखते हैं, अलग मत करो, बहुलक का फार्मूला लिखते हैं। तो बहुलक का फार्मूला होता है यल प्लस ये होता है F1 माइनस F0 बट्टा के 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 गुड़े के H। ये फार्मूला आपका होता है, ये फार्मूला लगा देंगे आप लोग, यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुड़े के H। अब वैल्यू सब लोग भरेंगे। तो यल, तो इसके सामने का यल देखेंगे तो यल 3 है, प्लस यहाँ लगाएंगे तो F1 देखेंगे तो F1 8 है, उसके बाद F0 देखेंगे तो F0 7 है, और नीचे 2 गुड़े F1, तो 2 गुड़े F1 तो F1 है 8, इसमें गुड़ा कर देंगे, माइनस के F0 तो F0 देखेंगे तो F0 है 7, फिर माइनस के F2 है आपका 2 और गुड़े H। H हम लोग देखेंगे तो H कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो यहाँ पे H के जब हम लोग वैल्यू भर सकते हैं H बराबर कितना है 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल जब करते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं 3 प्लस ऊपर 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 8 दूना के 16 और ये हो जाएगा 7 2 9 गुड़े 2 में 1 का गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से आंसर जो आएगा ये होगा 3 प्लस 2 में 1 का गुड़ा करेंगे 2 बट्टा के 16 में से 9 घटेगा तो ये बचेगा 7। अब चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, 7 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 7 तरीके 21 प्लस 2, 21 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 बट्टा 7। आप भाग दीजिए, 23 में 7 से भाग देंगे तो 7 तरीके 21, यहाँ आप लोग दशमलव लगाएंगे और 2 बचेगा 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो जाएगा, बचेगा 6 0 लगाइए, 7 8 56, तो ये होगा 3.28, 3.28 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगला वाला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये अथवा वाला है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ये मीनार वाला मतलब कि हाई इंडिसेस है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 117 दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि इनके परिमापों का योग, परिमाप माने होता है चारों भुजाओं का योग। तो हम लोग पहला जो वर्ग मानेंगे, देखिए यदि पहला वर्ग आप बड़ा मान रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भुजा
यक्स ले लीजिए और छोटा वर्ग, वर्ग माने होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आपको दो वर्ग लेना है, तो देखो एक तुम क्या करो, यहीं पे एक बड़ा वर्ग ले लो, थोड़ा सा एक बड़ा वर्ग ले लो, ऐसे ए वाला थोड़ा सा बड़ा ले लो, बड़ा वर्ग है, इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर, इसको चारों भुजा बराबर है। ए पे इसके बगल में एक छोटा वर्ग ले लो, देखो एक छोटा वर्ग ले लो, इसकी भी चारों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बड़ा वर्ग है और ये छोटा वर्ग है, दोनों वर्ग है, दोनों में जो होंगे अंतर क्या होगा, ये आपका जो होगा इसकी प्रत्येक भुजा हम लोग ले लेंगे यक्स, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी यक्स, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या ले लेंगे वाई, क्योंकि चारों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, वर्ग है तो चारों भुजा क्या होगा, बराबर ही होगा। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, माने पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 117। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो पहला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, तो पहले का क्षेत्रफल लिखेंगे यक्स गुणे यक्स, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, प्लस जोड़ना है दूसरे वाले का क्षेत्रफल, तो दूसरे का क्षेत्रफल इसका भी लिखेंगे भुजा गुणे भुजा, तो एक भुजा वाई, दूसरी भुजा भी क्या लिखेंगे वाई, तो भुजा गुणे भुजा, तो लिखेंगे भुजा गुणे भुजा, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 117। तो यक्स में यक्स का गुणा होगा तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, वाई में वाई का गुणा होगा तो वाई स्क्वायर बराबर 117। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बोला है कि इनके परिमापों का अंतर, परिमाप माने होता है 4 इंटू भुजा, परिमापों का अंतर, अंतर मैंने घटाना है, योग मैंने जोड़ना है। तो जब परिमापों का अंतर बोला है 17 है, देखिए परिमापों का अंतर क्या बोला है 12 है, 12, तो अंतर लिखेंगे तो देखो परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे, बड़ा वाला जो वर्ग बना हुआ है तो 4 इंटू इसका क्या लिख देंगे एक भुजा, इसमें से घटाएंगे छोटे वाले का 4 इंटू भुजा, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, 4 हम कर सकते हैं कॉमन, कॉमन करने के बाद क्या करेंगे भाग, 4 से 4 कटेगा यक्स, 4 से 4 कटेगा वाई बराबर क्या लिख देंगे 12, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, तो यक्स माइनस वाई बराबर क्या लिख देंगे 3। इसको बना देंगे समीकरण नंबर क्या बना दो, या इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेजे हुए तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हो वाई प्लस 3, ठीक है, वाई प्लस 3 समीकरण नंबर क्या बना सकते हो, समीकरण नंबर 2। या तो उस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, यक्स प्लस वाई प्लस कर दीजिए, या ये भी सही है, यक्स बराबर वाई प्लस 3 कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे कि आपके पास है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, और वाई के यक्स जब पर रखना है वाई प्लस 3, तो यहाँ पे यक्स जब पर रखेंगे वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। अब इसको हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, उसके बाद आएगा धन 2ab आएगा प्लस 2a और क्या लिख देंगे b, ये चीज़ आ जाएगा। इसके बाद है प्लस के वाई स्क्वायर, 117 प्लस है इधर लेके आएंगे तो माइनस के 117 बराबर क्या लिख देंगे 0, ये वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2y स्क्वायर। अब इसके बाद हो जाएगा 3 तरीके 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6y और माइनस के 117 बराबर क्या लिख देंगे 0। इसके बाद देखो हल करना, 2y स्क्वायर प्लस 6y, 117 में से हम लोग क्या करेंगे फिर 9 को घटाएंगे, तो जब 9 घटाएंगे तो देखो यहाँ से माइनस बचेगा और आपका बच जाएगा 108 बराबर क्या होगा 0। देखेंगे सब में 2 कॉमन है, सब में क्या है 2 कॉमन है, तो पहले 2 कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने के बाद भाग देंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 चौको 8 बराबर 0। 2 को भेज देंगे 0 की तरफ तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0। गुणा करने पर ऐसा 2 नंबर ढूंढेंगे जिसका गुणा करे तो 54 है और जोड़े घटाए तो क्या बचे 3, तो हम लोग ऐसा नंबर ढूंढा जाता है जिसको गुणा करे, तो आप जानते हैं 9 और 6, 9 छके 54 और 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो ये गुणनखंड आपका हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर और क्या करेंगे 9 में से 6 घटा देंगे, 9 में से 6 घटा 3, और इसमें बाहर क्या लिखेंगे वाई माइनस 54 बराबर क्या लिख देंगे 0, अंदर वाई का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर 9y माइनस के 6y माइनस 54 बराबर क्या लिख देंगे 0। इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, तो y और भाग देंगे, एक y से एक y कटेगा तो एक y बचेगा, यहाँ पूरा y कट जाएगा तो क्या बचेगा 9,
इसमें -6 कॉमन करेंगे तो जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही दूसरे ब्रैकेट में भी क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये बचेगा y + 9, सेम देखेंगे तो सेम कौन है, सेम है y + 9, अब बिना सेम वाला को है y - 6। अलग अलग जीरो करेंगे तो एक y की वैल्यू आएगी 6 और एक y की वैल्यू आएगी -9। तो हम लोग प्लस वाला लेंगे और ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ से आप जानते हैं x बराबर क्या है y + 3। एक y का मान क्या रख सकते हैं 6, तो जब एक y का मान 6 रखेंगे तो 6 + 3 तो कितना आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा ना। अब फिर एक बार क्या रख दीजिएगा, x बराबर y + 3 है तो यहाँ से x बराबर y के जगह पर कितना है -9, तो -9 + 3 घटेगा तो कितना बचेगा, x बराबर -6। तो बस आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, केवल थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। इस सेट का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, ऊंचाई और दूरी का। आपसे क्वेश्चन बोला है कि देखिए कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अनुमान कोड 45 और 60 दिए गए हैं, तो मकान की ऊंचाई तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीनार बड़ा होगा क्योंकि मीनार के छत पर से खड़ा होकर मकान को देख रहा है, मकान के छत को भी देख रहा है और मकान के निचले भाग को भी देख रहा है। ठीक है, तो ऊपर से खड़ा होकर आदमी देख रहा है नीचे। तो हम लोग फिगर बनाएंगे, पहले बना देंगे बड़ा सा मीनार, ये मीनार बन गया। इसके सामने बनाएंगे मकान, तो मकान छोटा है, ये मकान आपका छोटा है, ऐसे इसको मिला देंगे और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। और देखिए ऐसे मिलाएंगे तो नाम दे दीजिएगा ए, यहाँ दे दीजिए बी और यहाँ सी और यहाँ दे दीजिए डी और यहाँ दीजिए ई, नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद वह आदमी कहाँ चढ़ा हुआ है, मीनार की चोटी पर, यहाँ खड़ा है और ऊपर से देख रहा है। तो एक बार जब ऊपर से देखा है तो बोला है मकान का छत, मकान का छत ये है, मकान का छत। तो ये आपका ये वाला जो चीज़ है आपका मकान है, ये आपका मकान है और ये वाला क्या है, मीनार है। ये जो चीज़ क्या बना हुआ है, मीनार। तो एगो मीनार है और एगो क्या है, मकान है। ठीक है जी, तो देखो मीनार और क्या है, मकान है। तो यहाँ से देखेगा तो पहले यहाँ पर देखा है छत पर, तो छत पर कौन डिग्री कोण बना रहा है, पहले बनाया है 45। छत पर जब ताका है तो कितना बना है 45। तो इसको ऐसे भी हम लोग करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यदि ये 45 है तो इधर से इसको बोलते हैं कितना बनेगा 45। ठीक, उसके बाद नीचे देखा है तो कितना डिग्री कोण बना रहा है, नीचे जब ताका है ये बना रहा है 60। ठीक है, कितना बना रहा है 60। ऊपर से नीचे देखा तो क्या बना रहा है 60। और जब इसको हम लोग पूरा ये मिलाएंगे, ये जो पूरा चीज़ मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये बना है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग लेंगे, आपसे पूरा ऊंचाई दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो दे दिया है कि यहाँ से ये बना हुआ है जो चीज़ है वो 60 मीटर है, पूरा मीनार जो है वो 60 मीटर है। आपको पता करना है कि ये जो मकान बना हुआ है मकान की ऊंचाई कितनी है। तो हम मकान की ऊंचाई क्या ले लेंगे, यच, और बोला है मकान से और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, मकान से और मीनार कितना दूरी पर है, तो ये भी नहीं पता है तो इसको क्या ले लेंगे, यक्स। मीनार और मकान के बीच की दूरी यक्स ले लेंगे और मकान की ऊंचाई क्या ले लेंगे, यस। अब दो त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले 45 वाला ले लेते हैं। अब 45 वाला ले लो या 60 वाला ले लो, 60 भी ले सकते हो। 60 वाला लेते हैं तो 60 का नाम होगा त्रिभुज। देखो किस त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज मान लो ए डी और सी, त्रिभुज लिखेंगे ए डी सी में लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। जब ये 60 डिग्री ले लेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, लंब होगा। तो लंब लिखेंगे ए से सी तक, तो लंब तुम्हारा हो जाएगा ए सी और आधार पूरा यहाँ से नीचे वाला होगा, तो आधार हो जाएगा ए डी। tan 60 का मान होता है √3। इधर वैल्यू भरेंगे, इधर ए सी, तो ए सी पूरा वहाँ से वहाँ तक पता है, ए सी 60 है। और ए डी नीचे क्या मान है, यक्स। तिर्यक का गुणा कर दीजिएगा, तिर्यक का जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स बराबर 60 बट्टा क्या हो जाएगा √3। क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे अंडर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे परिमाण से क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे भाग। तो रूट में रूट का गुणा होता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाएगा। इधर हो जाएगा 60 √3, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, तो ये हो जाएगा 2 √3 इतना मीटर। ये यक्स की वैल्यू आ गई, मतलब मकान और मीनार के बीच की दूरी पता चल गया, इतना है। तो यक्स ये भी होगा, यक्स ये है तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा। अब हमको बताना है कि आखिर में यच कितना है। ठीक है, ये वाला यच पता करना है। तो अब लेंगे 45 डिग्री, तो देखेंगे किस त्रिभुज में बना हुआ है। तो किस त्रिभुज में है, त्रिभुज का नाम बोलेंगे तो ये BEC, त्रिभुज BE और क्या है C। क्या लिखेंगे, tan कितना डिग्री, tan 45। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो
तो 45 के सामने के क्या होगा, लंब, BC क्या हो जाएगा, लंब, और आधार नीचे से BE, B से लेके E तक क्या हो जाएगा, आधार। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1, और देखो BC जो वैल्यू होगी, देखो BC पूरा का पूरा 60 है, पूरा का पूरा क्या है 60, और ये वैल्यू निकालने के लिए 60 में से हम H वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये जब निकालना है तो पूरे 60 में से H को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे 60 माइनस के क्या लिख देंगे, H, और BE कितना है, X, फिर एक का गुणा करो तो X में 1 का गुणा होगा तो X, और ये हो जाएगा 60 माइनस H। अब X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू यही ना है 20√3, उधर क्या है 60 माइनस के H, माइनस H इधर लेकर आओ और ये नंबर को उधर भेजो तो प्लस H हो जाएगा, और 60 माइनस 20√3। आप इसमें चाहें तो 20 कॉमन कर लीजिए, और 20 कॉमन करने के बाद क्या कीजिए, भाग देंगे तो 20 तिहाई 60, 20 से काटेंगे तो 60 3 बार में कटेगा, इसके बाद इसको काटेंगे तो 20 से 20 एक बार में कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा मकान की ऊंचाई, और ये हो जाएगी मकान और मीनार के बीच की दूरी। एक और अभी बचा हुआ है क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे बोला है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। देखिए ये जो क्वेश्चन बोला है आपसे कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के किनारे दोनों तरफ, ये मान लो 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया, ठीक है, ये सड़क के तुम्हारे दोनों तरफ 80 मीटर का सड़क बन गया, और सड़क के दोनों तरफ 2 खंबे लगे हुए हैं, दोनों जो खंबे हैं एकदम समान ऊंचाई के हैं, दोनों खंबे क्या हैं, एकदम बराबर है, जितना बड़ा खंबा ये है उतना बड़ा खंबा ये है, और खंबे की ऊंचाई भी दे दिया है, नहीं दिया है खंबे की ऊंचाई, वही बताना है। ये दिया है कि दोनों खंबे के बीच की दूरी कितनी है, 80, ये तो बोल दिया है, और हमको ये नहीं पता है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, H, स्मॉल h, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर होगा। अब देखो कह रहा है कि दोनों खंबे आमने सामने लगे हुए हैं, दोनों खंभों के बीच में कोई बिंदु है, सड़क पर कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु हो गया, दोनों खंबे जो लगे हुए हैं तो खंभों के कहीं बीचों बीच में नहीं, कहीं भी यहाँ पर कोई एक बिंदु है, जिस बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण 1 से 60 बन रहा है और 1 से क्या बन रहा है 30, तो मान लो इससे यदि 60 बन रहा है, किसी एक से मान लो ये 60 बना रहा है, पहले से यहाँ से 60 बन रहा है, इससे बोलेगा इससे कितना ले लेंगे, इससे 30 उन्नयन कोण, ठीक है ना, क्योंकि बोला है देखो फिर ये सड़क है, सड़क के इस किनारे और सड़क के उस किनारे एक खंबा इधर एक खंबा इधर, कह रहा है यहाँ से कोई बिंदु से इस खंबे को देखा गया तो 60 डिग्री, उस खंबे को देखा गया तो 30 डिग्री उन्नयन कोण है। तो आपसे पूछा है कि बताइए दोनों खंबे की ऊंचाई क्या होगी, एक खंबे का आ जाएगा तो दोनों का निकल जाएगा ना। तो देखिए हम लोग नाम दे देंगे इसका, यहाँ पे O बिंदु नाम दे दीजिए O, यहाँ दे दीजिए A, और यहाँ नाम दे दीजिए B, और इसका नाम दे दीजिए C, और इसका नाम D। अब देखिए ये दूरी हम ना यहाँ से यहाँ तक OA दूरी हम X ले लेते हैं, OA दूरी X ले लेंगे, तो ये जो दूरी है OC पूरा 80 में से घटा देंगे ना, क्योंकि इसको हम X मान लें, यदि यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि जगह इसलिए हम लिख दे रहे हैं किनारे, यहाँ से यहाँ तक क्या लिए X, तो ये जो दूरी निकालेंगे जो आपका OC होगा, OC ये लिखेंगे 80 माइनस क्या लिख देंगे 80 माइनस X, लिख सकते हैं कि नहीं, यदि X तो ये 80 माइनस X। अब एक त्रिभुज ले लेंगे, पहला 60 वाला लो, तो 60 वाला का नाम है तुम्हारा त्रिभुज, नाम दे दो कहीं से OAOB, क्या है OBA, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो त्रिभुज BOA में, ठीक है। अब देखो क्या लेंगे हम लोग, tan क डिग्री, tan 60, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या होगा जी, कोण के सामने भुजा, तो लंब यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो लंब क्या होगा AB, और आधार देखो आधार कहाँ से कहाँ तक होगा, O से A, क्या लिखेंगे OA, 60 का मान तो याद होगा √3, और देखेंगे AB, तो AB कितना है H है, उसके बाद देखो OA, तो OA नहीं पता, OA X माने हैं, X ले लेंगे, तिर्यक का क्या कर सकते हैं गुणा, तो तिर्यक का गुणा करोगे √3 X बराबर क्या लिखोगे H। उसके बाद ये तो हो चुका है, अब इधर का त्रिभुज लेंगे D, और क्या लिखेंगे DOC, अगला लिखेंगे त्रिभुज DOC में कौन कोण बना हुआ है tan 30, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बट्टा आधार, तो 30, तो लंब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो लंब क्या लिखेंगे CD, और आधार नीचे वाला लिखेंगे, आधार क्या हो जाएगा OC। अब देखो 30 का मान होता है 1/√3, उसके बाद वैल्यू भरेंगे CD, तो CD की वैल्यू कितनी है H, और OC, तो OC आपका है 80 माइनस X। उसके बाद क्या करना है, तिर्यक का गुणा करेंगे, तो एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस X, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3
एच, ये गुणा हो जाएगा। और एच की वैल्यू हम देख रहे हैं, एच की वैल्यू कितनी है √3x। तो यहाँ पर जब वैल्यू हम लोग भरेंगे 80 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा √3, और एच के जगह पर वैल्यू भरेंगे √3x। रूट में रूट का गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट, हट जाएगा 3x होगा, ये माइनस है उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1x, ये आपका हो जाएगा 4x। 4 से काट देंगे, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 20। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 20। दोनों खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर है। और जो कि ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई हम लोग निकाले थे यहाँ पे h बराबर, यहीं पे निकाले h बराबर है √3x। तो यहाँ से रख देंगे h बराबर √3, x का मान 20 है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये आपका खत्म हो गया पूरा कंप्लीट।